गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो का न्याय। प्लेटो का न्याय है वो उन्होंने अपना न्याय सिद्धांत रिपब्लिक में दिया है। रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय के बारे में इतना विस्तार से लिखा है कि उन्होंने न्याय का रिपब्लिक का वैकल्पिक नाम ही न्याय से संबंधित या कंसर्निंग ऑफ जस्टिस रख दिया है। प्लेटो की मूल जो लक्ष्य है वो आदर्श राज्य की स्थापना था। उस आदर्श राज्य की जो रूपरेखा प्लेटो ने तैयार की, उसका जो आधार है, बेस है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो न्याय ही है। पहले हम प्लेटो के न्याय से पहले की थोड़ी भूमिका देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में क्या दिया, क्या था। तो प्लेटो के न्याय से पहले यूनान के अंदर 3 तरह की न्याय व्यवस्था प्रचलित थी। पहला, परंपरावादी सिद्धांत। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, इसके प्रमुख समर्थक थे शिफोलस। यह जो ट्रेडिशनल न्याय था, शिफोलस के अनुसार न्याय सत्य बोलना और दूसरे के साथ जैसा वो आपके साथ व्यवहार करता है उचित व्यवहार करना ही न्याय है। तो इसकी आलोचना प्लेटो ने इस आधार पर की कि हमेशा सत्य नहीं बोला जा सकता। कई बार हमें किसी के हित के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। और दूसरा, उनके द्वारा न्याय का अर्थ था जैसा वो है उसके साथ वैसा व्यवहार करना। तो ये तो जैसे के साथ ऐसा वाली प्रोसेस हो गई, तो जैसे के साथ तैसा का व्यवहार भी उचित है। तो इस आधार पे उन्होंने इस विचार जो सिद्धांत था उसे नकार दिया। और फिर प्लेटो के समय दूसरा जो सिद्धांत है वह है न्याय का थ्रेसीमैक्स का सिद्धांत या उग्रवादी सिद्धांत। उग्रवादी सिद्धांत के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत है। उसी को हम इसमें देख सकते हैं भी जो शक्तिशाली वर्ग है, संपन्न वर्ग है, उसका हित जिस चीज़ में हो वही न्याय है। इसकी आलोचना में देखेंगे तो शक्तिशाली का हित ही अगर न्याय हो तो समाज के अंदर लोकतंत्रात्मक और एक आदर्श समाज की स्थापना नहीं की जा सकती। अधिकतर जनता में असंतोष की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। आगे है प्लेटो के समय तीसरा सिद्धांत, ग्लूकोन का सिद्धांत या न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत। जो पहले वाले सिद्धांतों में जैसे हमने देखा कि सदैव सत्य बोलना और सामने वाले के साथ उचित व्यवहार करना और शक्तिशाली का हित ही न्याय है, उसी प्रकार ग्लूकोन के विचार से न्याय भय का शिशु है। यह न्याय श्रेष्ठ और सर्वाधिक कष्टदायी स्थिति के बीच ही स्थित है। बिना दंड पाए अन्याय किया जाना व्यक्ति के लिए श्रेष्ठतर स्थिति है। तो यह कहता है कि न्याय है वह भय का शिशु है। जब व्यक्ति में डर होगा और उस कंडीशन में न्याय मिलेगा। इस प्रकार के न्याय को ग्लूकोन ने कमज़ोर की आवश्यकता की संज्ञा दी है। और प्लेटो ने ग्लूकोन की धारणा का भी खंडन किया। प्लेटो के अनुसार न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है और ना ही वो किसी समझौते का परिणाम है। न्याय तो मनुष्य की आत्मा की वस्तु है और यह एक नेचुरल और प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो प्लेटो ने अपने से पहले के प्रचलित तीनों सिद्धांतों की आलोचना की। उसके बाद अपने समय के न्याय का एक विचार दिया। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्लेटो ने कहा कि न्याय मानव आत्मा की वह अवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो के अनुसार न्याय अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। प्लेटो ने न्याय के 2 रूप बताए हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में उन्होंने कहा कि मानव आत्मा और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं। पहला है वासना या इंद्रिय तृष्णा, दूसरा है साहस या शौर्य और तीसरा है बुद्धि और ज्ञान। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति और आत्मा में ये 3 गुण होते हैं और इन्हीं गुणों के अनुसार व्यक्ति अपने व्यक्तिगत काम करता है और इसी
न्याय का दूसरा रूप है सामाजिक न्याय। तो प्लेटो ने जिस प्रकार मानव आत्मा में 3 गुण बताए हैं, उसी प्रकार समाज के अंदर भी 3 वर्ग बताए हैं। उन्होंने 3 वर्गों मतलब 3 गुणों में, जैसे वासना है, वो वासना का जिसमें गुण अधिक होगा वो आर्थिक कार्य या उत्पादक कार्य करेगा, जैसे व्यापारी वगैरह। और साहस जिसमें ज़्यादा होगा उसे के हिसाब से उन्होंने जो समाज में दूसरा वर्ग बता दिया वो है सैनिक वर्ग। और तीसरा बुद्धि है। बुद्धि जिसमें ज़्यादा होगी वो दार्शनिक शासक का कार्य करेगा। तो प्लेटो का न्याय में मोटे रूप से यही है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण हैं, वासना, साहस और बुद्धि। और प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वे अपने अधिक जिस गुण की प्रधानता है उस गुण को पहचाने और अपने प्रधानता वाले गुण के अनुसार ही जो समाज के अंदर 3 प्रकार के काम हैं, जो कार्य हैं, जो 3 प्रकार के वर्ग हैं, उनके अंदर उनसे संबंधित काम करे। अगर व्यक्ति में साहस ज़्यादा है तो उसको सेना में भागीदारी होनी चाहिए। बुद्धि ज़्यादा है तो उसको दार्शनिक वर्ग और सरकार मतलब प्रशासन चलाने में योगदान देना चाहिए। और वासना है तो उसे उत्पादन संबंधी कार्यों को किया जाना चाहिए। तो ये है प्लेटो का न्याय। तो हमने देखा कि प्लेटो का न्याय है वो नैतिक न्याय है और वह एक विस्तृत न्याय है। जो आधुनिक समय का न्याय है वह तो न्याय को सिर्फ बाहरी वस्तु ही मानता है। अब हम देखेंगे प्लेटो के न्याय की विशेषता। तो पहले विशेषता है 3 गुणों का समावेश किया है। तो प्लेटो है वह अपने न्याय के अंदर व्यक्ति और समाज में 3 मौलिक सद्गुणों को शामिल करता है, जिसमें इंद्रिय वासना, साहस और बुद्धि। और इन्हीं गुणों के हिसाब से समाज में 3 वर्ग बताता है। जिसमें वासना ज़्यादा होगी वो उत्पादक वर्ग, साहस ज़्यादा होगा वो सैनिक वर्ग, और बुद्धि या विवेक का गुण ज़्यादा होगा वह शासक वर्ग। नैतिक सिद्धांत दूसरी विशेषता है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा कोई का वैधानिक या धारणा नहीं है, वरन यह नैतिक और सर्वव्यापक है। इसका यह व्यक्ति के कर्तव्य पालन पर बल देती है। तीसरी विशेषता है न्याय जीवन का आंतरिक गुण और संतुलनकारी धारणा है। प्लेटो का न्याय बाहरी वस्तु ना होकर व्यक्ति की आत्मिक और आत्म संयम, आत्म त्याग की भावना का विकास करता है। यह एक आंतरिक गुण पर बल देता है। दूसरा है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। तो प्लेटो बताता है कि समाज के अंदर 3 प्रकार के कार्य हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण के हिसाब से कार्य करेगा और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत का विकास करता है। और 5वां विशेषता है अहस्तक्षेप। जैसा वो ऊपर वाले सिद्धांत के वर्णन में स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का पालन करे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। ये हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करता है। और चौथी विशेषता है सावयव एकता का सिद्धांत। सावयव एकता का है। तो प्लेटो ने न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बेनाम राज्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं है। राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है के विचार को मानता है। मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार हैं वो मनोवैज्ञानिक आधारों को भी शामिल किया है। इसमें प्राकृतिक क्षमता, प्रशिक्षण पे आधारित विशेष कार्य क्षेत्र में रहकर काम करना, मतलब जो हमारे व्यक्ति के अंदर वो जो गुण हैं उसी गुण के हिसाब से वो अपने स्किल डेवलप करें। तो यह मनोवैज्ञानिक आधार पर बल देता है। दार्शनिक शासक है। तो न्याय के प्राप्ति के लिए प्लेटो ने दार्शनिक शासक पर बल दिया है, जिसमें विवेक की प्रधानता होगी और एक लंबी शिक्षा पद्धति का प्रयोग करेगा। वह दार्शनिक शासक वर्ग में शामिल होगा। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की आलोचना। तो प्लेटो का न्याय उसके समय के जो हालात थे, जो उसकी परिस्थितियाँ थी, उस हिसाब से एकदम सही थी, लेकिन उसे वर्तमान समय में लागू नहीं किया जा सकता।
इसी कारण विभिन्न विद्वानों ने प्लेटो के न्याय की आलोचना की है। न्याय को पहली आलोचना का आधार है कानूनी धारणा ना मानकर नैतिक धारणा मानता है। प्लेटो का न्याय है वो कानूनी शक्तियों, संविधान और इन चीज़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति की आत्मा, आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, व्यक्तिगत गुणों को पहचानना और इस सभी पे बल देता है। दूसरा है व्यक्ति को राज्य के अधीन बना देता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन बना देता है। वह व्यक्ति को उसके लिए कोई स्वतंत्रता, कोई अधिकारों की व्यवस्था नहीं करता। अत्यधिक एकीकरण पर बल। इसमें कहा है कि प्लेटो ने व्यक्ति की जो आत्मा है उसके अंदर 3 गुण बता दिए और तीनों गुणों में से एक ही गुण की प्रधानता होगी, तो इसका मतलब एक चीज़ पे बल देता है। व्यक्ति का सर्वांगिक विकास करने की बात नहीं करता, भाई एक गुण है सिर्फ उसी का विकास हो, उसी से संबंधित का कार्य करें, तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। अत्यधिक अर्थकरण का सिद्धांत। प्लेटो के न्याय को अत्यधिक, जैसे कि वो एक ही गुण का विकास कर रहा है और वह राज्य के अत्यधिक पृथक्करण के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है। प्लेटो का राज्य एक इकाई नहीं है वरन वह नागरिकों का ही विभाजन है। तो उसमें एकता की भावना कैसे आएगी जब नागरिकों को 3 तरह से बांट के उसी हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। चौथा है प्रजातंत्र विरोधी। तो जो प्लेटो का सिद्धांत है यह प्रजातंत्र विरोधी है, क्योंकि ये अपने नागरिकों के साथ समान व्यवहार नहीं करता, उन्हें 3 वर्गों में बांटता है और उन्हीं विभाजन के आधार पर आगे उन्हें शिक्षा व अन्य अधिकार दिए जाते हैं। विरोधाभास। प्लेटो ने ये तो बता दिया भी आत्मा में 3 गुण होंगे, तीनों गुणों में से एक गुण की प्रधानता होगी और उसी गुण को पहचान के समाज में जो वर्ग है उसमें शामिल होना है आपको। पर अब इन गुणों का निर्धारण कैसे हो भी, हमें मतलब व्यक्ति को पता कैसे चले कि उसके अंदर ये वाला गुण ज़्यादा प्रधान है और उसको सिर्फ इसी में अपना कैरियर बनाना है। तो इसको लेकर मतलब विरोधाभास है, कोई स्थायित्व नहीं है। अधिकारों और दंड की व्यवस्था का अभाव। प्लेटो के न्याय में व्यक्ति के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता, उसके ऐच्छिक कार्यों के क्षेत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्लेटो ये तो कहता है कि कोई किसी दूसरे के कार्य या क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे, परंतु इस बात की कोई व्यवस्था नहीं करता कि यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए क्या दंड व्यवस्था होगी। और विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद भी हम प्लेटो के न्याय के महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। तत्कालीन यूनानी नगर राज्य की परिस्थितियों के संदर्भ में इसका महत्व विशेष स्पष्ट है। प्लेटो कालीन यूनानी समाज में यही व्यवस्था फैली हुई है और प्रत्येक राज्य धनी अथवा निर्धन है 2 परस्पर विरोधी वर्गों में बंटे हुए थे। इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत का क्रियात्मक रूप में तो प्रचलित था ही, थ्रेसीमैक्स जैसे सोफिस्ट विचारक बुद्धि और तर्क की दृष्टि से भी इसे न्याय संगत ठहरा रहे थे। इसके विरोध में नैतिकता और सदाचार को पुनः स्थापित करना अत्यंत आवश्यक था। सामाजिक व्यवस्था में जो बुराइयां थीं उनको दूर करने के लिए प्लेटो ने अपने न्याय विचार का प्रतिपादन किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय सर्वधर्म का सिद्धांत है, सदाचार का सिद्धांत है, नैतिकता का सिद्धांत है, जो कानूनी न्याय की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है।